अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कपास की फसल को सफेद मक्खी से बचाने के उपाय, अधिक उत्पादन के लिए कैसे करें भिंडी की उन्नत खेती, अपने हरियाणा में लगभग 6,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है और किसान कपास की फसल के द्वारा ही अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कपास की फसल को एक हानिकारक कीट सफेद मक्खी बर्बाद कर रही है और वर्तमान में कपास की फसल में सफेद मक्खी आना आरंभ हो गया है। इसलिए अपनी कपास की फसल को सफेद मक्खी से बचाने के लिए किसान क्या उपाय करें, आइए जानते हैं हिसार के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर सिंह से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक सफेद मक्खी को साधारण कीट के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस कीट के बारे में बताया कि सफेद मक्खी आमतौर पर अगस्त माह के आरंभ में आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कम बारिश के चलते यह समय से पहले आ रही है। मच्छर जैसी दिखने वाली सफेद मक्खी का जीवन काल केवल 20 से 22 दिनों का होता है। सफेद मक्खी अंडा बनने के बाद 4 दिन में निम्स निकल आता है और 11वें दिन में वह प्यूपा बन जाता है और प्यूपा में से 5वें दिन में युवा सफेद मक्खी बन जाती है और 48 घंटे में ये मक्खी अपने 70% अंडे दे देती है। सफेद मक्खी पत्तों के नीचे चिपके रहती है। ये लगातार अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालती रहती है। इससे फंगस पत्तों में फैल जाता है और पत्तों पर कालापन छा जाता है। इससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और पौधा पूरे रूप से नष्ट हो जाता है। सफेद मक्खी का प्रकोप वर्तमान समय में बुआई लेट हुई फसल, कम खाद और कम पानी वाली कपास की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। सफेद मक्खी की शुरुआत पौधे के जमीन से निकलने के बाद हो जाती है। कपास में देसी कपास लगाया हुआ है किसान भाइयों ने और बीटी कपास, नरमा और बिना बीटी के नरमा भी लगाया हुआ है। इस साल लगाया नरमे में बीटी हो चाहे बिना बीटी हो, सभी में किसान केवल और केवल सफेद मक्खी से घबराते हैं और सफेद मक्खी अभी नजर आ रही है खेतों में। लेकिन जिन भी किसान भाइयों ने छिड़काव शुरू कर दिया है, मैं उनको सलाह दूंगा कि वो ऐसा ना करें। सफेद मक्खी अभी आर्थिक कगार से नीचे है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी पिछले हफ्ते ही हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा 4 जिलों में खेतों में सर्वेक्षण किए हैं और हर जगह ही आर्थिक कगार से नीचे पाया गया है सफेद मक्खी का स्तर। तो अभी अगर हम स्प्रे करेंगे
तो उसका हमें नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है। साथ ही जो सफ़ेद मक्खी के प्राकृतिक दुश्मन हैं वो उससे मर जाएंगे। और सफ़ेद मक्खी जिस तरह से पिछले साल बहुत भारी महामारी के रूप में सामने आई थी, वैसे ही कुछ संभावना बन जाएगी। तो इसमें बिल्कुल किसान भाइयों को अनुशासन बरतने की जरूरत है। खोदी करने का समय है, और अगर सुबह के समय आप देखते हैं जिस इलाके में अभी बरसात नहीं हुई है, काफ़ी सारी जगह तो बरसात हुई है पिछले 10-15 दिन में, जहाँ बरसातें नहीं हुई है वहाँ आप सुबह अपनी फसल को चेक करें, और अगर सुबह सुबह फसल अलसाती है तो पानी लगाएं और निराई गुड़ाई करें, खोदी करें, खरपतवार को जो है ना बाहर निकालें खेत से। क्योंकि ज़्यादातर सफ़ेद मक्खी जो है ना मेड़ों पे जो खरपतवार है, पीली बूटी है, इन पे अपना आती है, तो इनको नष्ट कर दें, और यही सब अब करने की आवश्यकता है। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को सफेद मक्खी से निजात पाने के लिए नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग करें। पहले छिड़काव के 5 दिन बाद फिर से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में प्यूपा से फिर से प्रौढ़ मक्खी निकल आती है। किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक पौधे पर करीब 2.5 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रत्येक पत्ते पर कीटनाशक नीचे तक जा सके। यदि नीम की दवा के बाद भी खेत में सफेद मक्खी दिखाई दे तो डाइमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद मक्खी के लिए 3 परजीवी हैं, लेकिन ये परजीवी अगस्त माह में आते हैं, इसलिए किसानों को नीम की कीटनाशक करने की सलाह दी जाती है, ताकि सफेद मक्खी से निजात मिल सके और उसके परजीवी भी मरे। किसान भाइयों से बार बार कहा जा रहा है कि सफेद मक्खी से बचने के लिए महंगी दवाओं के स्थान पर केवल नीम पर आधारित दवाओं का ही प्रयोग करें। महंगी दवाओं से सफेद मक्खी पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। केवल नीम की ही दवा का हफ्ते में 2 बार प्रयोग करके ही सफेद मक्खी से बचा जा सकता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी चरण सिंह हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की नर्सरी लगाने का समय है और बीज को बाबिस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचार करें, जिससे फफूंदी से होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। धान की पौधशाला लग गई हो तो वे ब्लास्ट तथा भूरा धब्बा रोग के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें तथा लक्षण पाए जाने पर कार्बेंडिज्म 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें। अगर धान की सीधी बिजाई करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर 3 लीटर को 800 लीटर पानी में घोलकर 25 कनाल खेत में छिड़काव करें। जिन क्षेत्रों में वर्षा हो गई है मक्का बिजाई करें। मानसून अगले हफ्ते तक आने की संभावना है। मक्का के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजाइन 50 WP 1.25 लीटर की मात्रा या 2.25 लीटर प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोलकर बिजाई के 48 घंटों के अंदर प्रयोग करें। बेबी कॉर्न तथा स्वीट कॉर्न की बुआई के लिए यह समय उत्तम है। मक्का के खेतों में कट बार्म व सफेद ग्रौ के बचाव हेतु 2 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC को 2.5 किलोग्राम रेत में मिलाकर खेत में डालें। मक्का की फसल में कटुआ कीट व सफेद सुंडी के नियंत्रण के लिए हमेशा अच्छी तरह गली सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें। मूंग, माह व कुल्थी की बिजाई का समय है। ऊंचे क्षेत्रों में बिजाई की गई फसलों फफरा, ओगला व सब्जियों में निराई व गुड़ाई करें। सेब के पेड़ से फलों का गिरना प्राकृतिक क्रिया है। अधिक फल होने के अवस्था में ही फल गिरते हैं। फलों के पेड़ों की सिंचाई करते रहें। धान के प्रतिरोपण करने वाले
खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं। वर्षा होने की संभावना है। सब्जियों के फसल में सिंचाई नहीं करें तथा तैयार सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को करें तथा इसके बाद इसे छायादार स्थान में रखें। वर्षा का पानी खेतों में जमा न होने दें। पानी की निकासी सुनिश्चित करें। खीरा, चप्पन, कद्दू, करेला, घिया, तोरी इत्यादि के तैयार पौधे का पौधारोपण व खेत में सीधी बिजाई उथली क्यारियों में कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल पंपकिन बीटल के उपचार के लिए डिस्क्लोरोवर 74 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी के लिए ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। उपचार के लिए रोगार 2 मिलीलीटर और 10 ग्राम चीनी प्रति गुड़ प्रति लीटर पानी में मिलाकर 50 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, कड़वी मिर्च तथा बैगन सब्जियों की निराई गुड़ाई करें तथा नाइट्रोजन यूरिया 1.5 किलोग्राम प्रति कनाल गुड़ाई के समय फसलों में डालें। बैगन तथा टमाटर की फसल फल छेदक कीट से बचाव हेतु स्पिनोसेट कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। उसके उपरांत इमिडाक्लोप्रिड का 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। टमाटर की फसल में वकाई राट के नियंत्रण हेतु मेटामिल का मौसम के हिसाब से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इस समय किसान अदरक, हल्दी, अरबी, कचालू इत्यादि की बिजाई करें तथा बिजाई के लिए सुधरी शस्य क्रियाओं को अपनाएं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे हरियाणा में बरसात की सब्जियों में भिंडी की खेती करनाल, जिंद, यमुनानगर, अंबाला आदि जिलों में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि अधिकतर किसान इसकी बुआई से लेकर फसल प्रबंधन तक कुछ न कुछ कमियां कर देते हैं, जैसे कि लोकल और पुराने बीजों का चुनाव, गलत तरीके से बुआई और असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग इत्यादि, जिसके फलस्वरूप बीजों का कम जमाव, फसल की कम बढ़वार, कीट रोगों का प्रकोप इत्यादि समस्याओं के कारण प्रति एकड़ कम उपज की प्राप्ति होती है। अतः हमारे जो किसान बरसात में भिंडी की खेती करना चाहते हैं, तो इसकी खेती की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं करनाल स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंदा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वेद से। भिंडी एक बहुत ही पौष्टिक स्वादिष्ट सब्जी है। इसको आप सीजन में 2 बार उगा सकते हो। तो हमारे इस एरिया में, हमारे इस हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, हमारे इस एरिया में भिंडी को आप फरवरी मार्च में लगा सकते हो और आपका जो बरसात वाला सीज़न है जून जुलाई में लगा सकते हो। भिंडी की खेती में जो छिटकवा विधि होती है, इसको हाथों से जो सीड लिया उसको हाथों से छिटकवा विधि के द्वारा सीड को बो देते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ हमने जो तकनीकी को यूज़ किया है वो है आपकी माइक्रो इरिगेशन यानी टपका सिंचाई। टपका सिंचाई के साथ साथ हमने इसमें मल्चिंग यूज़ की है। तो ये जो दोनों बेनिफिट हैं, मैं एक छोटी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि टपका सिंचाई अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप अपना 70% पानी बचा सकते हो और इसके साथ साथ आप 30 से 40% आप खाद को बचा सकते हो। अब इस आगे की बात करता हूँ मल्चिंग। मल्चिंग एक प्लास्टिक की शीट होती है, इससे हम अपने बेड को कवर कर देते हैं और इससे क्या होता है कि जो हमारे खरपतवार हैं वो निकल के नहीं आते। जब खरपतवार आपके नहीं निकलेंगे तो आपका जो खाद और पानी का जो उपयोग है वो पूरे प्लांट को
प्रॉपर होगा। किसानों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि किसान एक बार ये जो तकनीकी है, अगर फार्मर बड़े स्केल पर नहीं करना चाहता, बड़े एरिया में नहीं करना चाहता है, तो मैं सोचता हूँ एक कनाल से वो स्टार्ट कर सकता है। भिंडी अगर हम डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं और हम इसकी पौध तैयार करके भी लगा सकते हैं। पौध तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका जो हम यहाँ यूज़ करते हैं सॉइल लेस मीडिया है। मिट्टी में अगर हम पौध तैयार करते हैं तो जो मिट्टी की जो बीमारियाँ हैं वो हमारी प्लांट को सौगात में मिलती हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हम मिट्टी में भी तैयार करते हैं तो मिट्टी को पहले हमें ट्रीट करना है, उसके बाद हमें सीडलिंग तैयार करनी है। तो आजकल आप सीधा भी लगा सकते हो बीज को, जो कोटेड सीड आते हैं उसको आप सीधा बीज लगा सकते हो। तो होता क्या है उस केस में, जब हम प्लांट पहले तैयार कर लेते हैं तो आपका 20 से 25 दिन पहले आप अपनी क्रॉप को मार्केट में ले जा सकते हो। प्रोडक्शन लेने से पहले आपकी मिट्टी की जांच और अपनी पानी की जांच ये कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बेसल डोज अगर हमें लगानी है तो पहले मिट्टी जांच के बाद हम इसमें नाइट्रोजन लगाते हैं 120 किलो, फास्फोरस लगाते हैं 80 किलो, पोटास लगाते हैं 60 किलो। भिंडी की सफल खेती के लिए सर्वप्रथम बात करेंगे भूमि एवं भूमि की तैयारी की। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई मिट्टी सबसे उचित होती है। मिट्टी का पीएच मान 6-7 होना चाहिए। खेत में नमी की कमी रहने पर पलेवा करके पाटा लगाकर 3-4 गहरी जुताई कर भूमि को समतल कर लेते हैं। जहाँ तक किसान भाइयों भिंडी की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसके अंतर्गत पूसा सावनी, पूसा मखमली, पंजाब पद्मनी, अर्का अनामिका, P7 है। बुआई से पूर्व फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए बीज का उपचार करना अति आवश्यक होता है। इसको उपचारित करने के लिए थीरम दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा के लिए करें। बरसात के सीज़न में हम सबसे मेन ध्यान रखना है कि बेड को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा करें। अगर हमारा बेड ऊंचा है तो हमारे जो पानी भरेगा फील्ड में वो हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बात आती है स्पेसिंग, जो पौधे से पौधे की दूरी हम रखते हैं वो 15 सेंटीमीटर की रखते हैं और जो हम लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं वो 30 सेंटीमीटर की रखते हैं। और आपका जो बरसात वाला सीज़न है उसमें आपका 14 से 16 किलो आपका बीज उपयोग होता है। उस केस में क्या है, दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है। अगर हम तकनीकी ये जो रखते हैं, हमने यहाँ जो किया हुआ है, तो यहाँ से फार्मर को पूरा उत्पादन मिल जाता है। और टपका सिंचाई से हमें क्या करना है, इसमें जो सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है समर सीज़न में, गर्मियों में हम 4 से 5 दिन के बाद सिंचाई करते हैं। तो यहाँ जो हम यूज़ करते हैं वो पानी में घुलने वाले खाद होते हैं। जो पानी में घुलने वाले खाद होते हैं उनकी डोज अलग होती है। तो हम जो यूज़ करते हैं यहाँ अमोनियम नाइट्रेट, तो इस फॉर्म में यूज़ करते हैं हम। तो 20-20-20 है, जैसे नाइट्रोजन 20% है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस 20% है और पोटास 20% है। ये एक रेशियो होता है। तो मार्केट में आराम से आपका इफ़को वाले हैं, क्रबको वाले हैं, यहाँ आराम से फार्मर को मिल जाता है। तो यहाँ से मिक्सिंग करके आप टपका सिंचाई से यूज़ कर सकते हो आप। किसान भाइयों, ड्रिप विधि द्वारा जो घुलनशील उर्वरक दिए जाते हैं उनमें 20-20-20 की 2 किलो मात्रा शुरुआत से 30 दिनों तक, उसके बाद 12-46-00 की 2 किलो मात्रा 30 से 40 दिन तक और उसके बाद 00-00-50 की 2 किलो मात्रा फसल में देते हैं। और आगे बात आती है फिर इसमें फ्रूटिंग की। लगाने के लगभग आपका 40 दिन बाद फ्लावर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपका फ्लावर स्टार्ट होगा, फ्लावर के 6-7 दिन बाद इस पर फल आना शुरू हो जाएगा। तो आप फ्लावर के 7-8 दिन बाद इसमें हार्वेस्ट अपना शुरू कर लेते हो। भिंडी की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें से हम इन एवरेज 15 से 18 बार फल तोड़ सकते हैं। और बात करते हैं इसमें ईल्ड की, बरसात वाली भिंडी है, उस भिंडी को हम लगभग 150 से 200 क्विंटल हम पर हेक्टेयर भिंडी निकाल सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव नवल, जिला करनाल से विनोद कुमार जी ने। यह धान की सीधी बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो विनोद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सीमेट एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कृषि पे काम करता है और इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र और इसका हेडक्वार्टर मैक्सिको में है और रीजनल ऑफिस नई दिल्ली में है। इस बार ईटीवी की टीम पहुंची है करनाल के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र CSSRI के साथ मिलकर कई सालों से काम कर रही है। कृषि वैज्ञानिकों का मकसद फसलों की सिंचाई के लिए कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ के वैज्ञानिक मौसम के अनुसार क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की तकनीकों को इजाद करके कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जाते हैं। उत्तरी भारत में गेहूं व धान जैसी फसलों का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है, जिसके लिए पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा किसान को समय समय पर जागरूक किया जाता है कि वे किस तरह से कम पानी में अपनी फसलों को अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक की जुबानी। सीमेट CSSRI के साथ मिलकर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे काम करता है और सीमेट का जो मुख्य उद्देश्य है CSSRI के साथ मिलकर करनाल जिले के अंदर क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाने का मुख्य काम है, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की तकनीक को यूज करके एक गांव का विकास करना है। आज जैसे हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्य फसल प्रणाली है वो धान गेहूँ मुख्य फसल प्रणाली है और ये 1960 से चली आ रही है। लेकिन इस प्रणाली से अब बहुत सारी समस्याएं आने लगी है। उन समस्या में मुख्य समस्या है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो आधा से लेके 0.5 मीटर तक हर साल नीचे जाता जा रहा है। दूसरी समस्या आ रही है कि हमारा जो ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसका कंटेंट भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इन दो चीज़ों से और तीसरी चीज़ है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में जो हमारी जो फसलों की जितनी उत्पादकता होनी चाहिए परंपरागत खेती में उतनी उत्पादकता नहीं हो पा रही। तो इन तीनों चीज़ों से निजात पाने के लिए हमारे सामने एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का नाम उभर के आता है। इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये 3 पिलर्स पे डिपेंड करती है। उनमें एक है फूड सिक्योरिटी, मतलब जितना आज पैदा हो रहा है आने वाले 10 साल 20 साल बाद भी उतना पैदा होना चाहिए, पैदावार कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो पिलर है वो है एडाप्टिव कैपेसिटी। हमें ऐसी तकनीक इस्तेमाल करनी होगी जो कि फसल की टॉलरेंस पावर बढ़ाए कि जो वातावरण में जो चेंजेस आते हैं उन वातावरण के चेंजेस को टॉलरेट कर सके और अपना उत्पादन स्तर मेंटेन कर सके। हर साल जल स्तर 1 मीटर तक नीचे जा रहा है। इसके अलावा परंपरागत खेती के चलते भूमि की उपजाऊ शक्ति भी घट चुकी है। कृषि विशेषज्ञों द्वारा ऐसी तकनीकों को इजाद किया जा रहा है जिससे पानी की खपत कम हो। आइए जानते हैं कैसी ही तकनीक के बारे में। इस संरक्षण खेती का और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का फ़ायदा ये है जी कि हम यदि ये खेती कंटिन्यूस करते हैं तो एक तो हम जो जुताई में जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि हम इसमें सीधा बीज की बुआई करते हैं। इसमें हम पहले खेत तैयार नहीं करते। तो एक तो हम जैसे किसान अमूमन 5 से 6 बार जुताई करता है, हम सिर्फ एक बार ही बिजाई के लिए ट्रैक्टर चलाते हैं। आजकल उत्तरी भारत में धान की बिजाई चल रही है। किसानों द्वारा धान की बिजाई करने के लिए पहाड़ों के तहत खेती की जाती है, लेकिन किसान पानी को बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञों की जुबानी कि किस तरह से धान की सीधी बिजाई कर वे कम से कम पानी में अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा, जो ज़मीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो रही है तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि हम फसल के अवशेष इसके ऊपर ही छोड़ देते हैं, ज़मीन के ऊपर ही। तो जैसे कि देखते हैं कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट से पिछले 6-7 साल में जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कार्बन था वो 0.4% के आसपास था, अब हमारी इन सोल्स में 0.8 से 0.9% हो गया है। जहाँ पर कलर भूमि हो और जहाँ पर खारे पानी की समस्या हो वहाँ पर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आसानी से काम करता है, क्योंकि जहाँ पर आपकी कलर भूमि हो तो यदि कलर भूमि में जो साल्ट है, जो नमक है, वो ज़मीन के ऊपर आ जाता है एवापोरेशन के साथ साथ। यदि हम उसके ज़मीन के ऊपर यदि हम रेजिड्यू और फसल के अवशेष बिछा के रखेंगे तो एवापोरेशन कम होगा, तो उससे जो नीचे जो साल्ट है वो ज़मीन की सतह पर कम आ पाएगा, तो फसलों को नुकसान कम होगा। तो जहाँ पर कलर ज़मीन है वहाँ पर आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करोगे तो उसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि जो जैसे हम बात करते हैं कि जो पडल्ड राइस होता है, पडल्ड राइस के अंदर हमारा 150 सेंटीमीटर के आसपास पानी लगता है। यदि हम पानी को
यदि हम सब सरफेस इरिगेशन के तहत दें तो 50 से 60 सेंटीमीटर इरिगेशन में आराम से हमारी राइस की खेती हो जाती है, डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर। तो हम किसानों को ये रिकमेंड करते हैं कि बजाय आप पहाड़ी काट के लगाने की, आप धान की सीधी बिजाई करें। यदि आपके पास संभव हो सके तो आप जो ड्रिप के सिस्टम लगाते हैं वो सब सरफेस के अंदर ड्रिप सिस्टम लगाए बजाय सरफेस के ऊपर, क्योंकि सरफेस के ऊपर ड्रिप लगाने से आपका पानी का जो एवपोरेशन लॉसेज होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सबको चेक करने के लिए सब सरफेस पे आप ड्रिप सिस्टम लगाएं। और सब सरफेस की गहराई, यदि आपको राइस और वीट लगाना है तो आप इसकी गहराई ज़मीन की सतह से करीब 15 सेंटीमीटर के नीचे रखें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बारिश के दिनों में मधुबक्सों एवं मधुमक्खियों की कैसे करें देखभाल। ग्राफ्टिंग द्वारा अमरूद के स्वस्थ पौध तैयार करने पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।